Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Rabbi Ziddi Ilma, we have already started our lecture with the very beautiful dua of the Holy Prophet. और आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 9 में कल हमने अपने वाइट बोर्ड पे बहुत डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था व्हाट द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन, और यू नो वेरी वेल कि हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी. वन ऑफ देम वाज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड अदर वन वाज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं एक एनिमेशन की तरफ. सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन. Yes, my dear students, now we are ready to understand the process of what light reaction, that is phosphorylation, non-cyclic and cyclic, on this animation, right? So look at this. This particular plant have got many leaves, and any process that taking place in one leaf is taking place in all leaves of the plant. अब हम कर क्या रहे हैं कि हम इनमें से किसी एक लीफ को सिलेक्ट कर रहे हैं. नाउ यू सी कि आई एम गोइंग टू जूम इनटू द लीफ. जब मैं लीफ के अंदर मूव किया हूँ तो मुझे क्या नजर आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के मेसोफिल सेल्स हैं. एक अपर सरफेस पे हैं, ये अपर सरफेस के बहुत क्लोज हैं, और ये हमारे एपिडर्मिस के परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, और इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. और अगर हम इसके नीचे वाली साइड पर जरा गौर करते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो सेल्स हैं वो लूजली पैक हैं, और इन लूजली पैक्ड ओवल शेप सेल्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्पंजी मेसोफिल सेल्स. अब इन दोनों सेल्स में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी बेस्टोव्ड विद क्लोरोप्लास्ट. और अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जूम करें. तो जब मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने जूम किया तो मुझे ये पता चला स्टूडेंट्स कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं. राइट, यू नो वेरी वेल, बहुत दफ़ा आपने ये बात पढ़ी है कि क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर. जब मैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हटा के क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड मूव कर रहा हूँ तो लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम मूविंग इनटू अ वेरी ह्यूज स्पेस. और ये जो बहुत बड़ी सी स्पेस है इसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा. राइट, अब अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, राइट, तो आप जिस क्लास में बैठे हैं, जिस कैविटी में बैठे हैं, दैट इज सराउंडेड बाय अ फोर साइडेड वॉल एंड देन अ रूफ, उस पर्टिकुलर कैविटी का नाम क्या है, स्ट्रोमा. और फर्स्ट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास डिफरेंट क्या लगी हुई है, चेयर्स. जाहिर है वो चेयर्स उस कैविटी में रखी हैं जिसे हम क्लासरूम बोलते हैं. राइट, अब वो जो क्लासरूम की कैविटी है वो बेसिकली स्ट्रोमा है, और चेयर जिसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, यू कैन इमेजिन कि ये इसमें क्या है, ग्रेनम. अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैक्ड ग्रेनम के अंदर मूव करना चाहेंगे. आपको सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन नोन एज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. अब सारी फीचर्स, सारी प्रॉपर्टी, सारी फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे बेस कर रही है, जिसे हम नाम कर देते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को देखेंगे. राइट, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिंगल लेयर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के क्या नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. राइट, मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे कि जो फोटोसिस्टम 2 है ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये पहले आता है हमारी इस पर्टिकुलर स्कीम में जिसे हम लोग जी स्कीम बोलते हैं. सो ये फोटोसिस्टम 2 है. लुक एट दिस, इसके साथ अटैच है मेरे पास क्या, एक रिएक्शन सेंटर. ठीक है, इस फोटोसिस्टम के साइडों पे लुक एट दिस, ये जो पर्टिकुलर यू कैन से प्लेट और सॉसेज लाइक चीजें बनवाई हैं, these are basically energy gathering cells, right, and they are very very rich in of course light capturing pigments. They may be chlorophyll A, it may be chlorophyll B, or it may be carotenes, it may be xanthophylls, whatever. तो ये सारी की सारी जो मेरे पास पिगमेंट्स हैं, they are here to gather the sunlight. अब इनका ये काम तो ये है कि किसी एंटीना की तरह से ये सनलाइट को गैदर कर ले, इकट्ठा कर ले, कलेक्ट कर ले. लेकिन इससे इंपॉर्टेंट काम ये है, अगर आपने कभी
डिश एंटीना को देखा हो तो आपको पता होगा कि डिश एंटीना के ऊपर एक रिसीवर भी लगा हुआ होता है। वो सारी की सारी वेव्स, लुक एट दिस एनिमेशन, कि वो सारी की सारी वेव्स जो इस पर्टिकुलर एंटीना के ऊपर फॉल करती हैं, इवेंचुअली वो इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर चली जाती है। इसका मतलब होगा कि डिश एंटीना के दो काम हुए। नंबर वन, कि उन्होंने उन पर्टिकुलर रेस को गैदर करना है और फिर उस पर्टिकुलर वेव को एक जगह पे कन्वर्ज भी करना है। सेम इज द केस विद दिस आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये साइडों पे सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं जो लाइट को गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद वो डायरेक्ट भी करेंगे, जैसे कि डिश एंटीना के केस में हो रहा है। अब ये एनर्जी चैनलाइज होकर डायरेक्ट होकर कहाँ जा रही है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के पास जा रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के अंदर चीफ चीज क्या है, डेफिनेटली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये कब एक्साइट होगा, डेफिनेटली जब एनर्जी हमारे सराउंडिंग से आएगी। किसने दी हमें एनर्जी, सारे के सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स ने। अब ये एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद इट इज थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन, लुक एट दिस, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये लो एनर्जी लेवल पे था तो जाहिर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम थी, और जब ने इसको थ्रो किया तो अब इसकी जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गई। मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास एक बहुत फास्ट वगैरह लाइक शुएब अख्तर और ब्रेटली, तो ये बेसिकली उस फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है दैट इज लाइंग इनसाइड रिएक्शन सेंटर। और जब ये बॉलर बॉल करेगा इट इज समथिंग लाइक कि अब उस पर्टिकुलर बॉल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसकी एनर्जी बढ़ गई है। तो सेम इज द केस है, जब रिएक्शन सेंटर ने एक्सेलरेट किया इस पर्टिकुलर बॉल को तो कहाँ थ्रो कर दिया, टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और मैंने आपको कल बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये बेसिकली कौन है, विकेट कीपर है, दैट इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल ग्लव्स, विद स्पेशल फॉर एग्जांपल हेलमेट एंड गार्ड्स, राइट। अब ये एक चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी हैमर थ्रो को देखा होगा, उस वाले केस में भी हमने एक लोहे की जो बॉल है उसको हम जंजीर से बांध लेते हैं और फिर उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, लुक एट दिस एनिमेशन, और हम किसी खास डायरेक्शन में जाने के बाद इस बॉल को हर्डल्ड अवे इनटू द एयर, हवा में छोड़ देते हैं और किसी खास डिस्टेंस पे जाके ये गिर जाती है। जब तक ये वाला एथलीट घूम रहा है उसके अंदर हम क्या भरे, एनर्जी भरे, एनर्जी भरे, एनर्जी भरे। जितना ज्यादा एनर्जी इस पर भरी जाएगी उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये बॉल जाके फॉल करेगी। तो सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है और किसी खास डायरेक्शन में इसे छोड़ देता है। डायरेक्शन कैसी है, लो पोटेंशियल एनर्जी टू हाई पोटेंशियल एनर्जी। अब हाई पीई में जाने के बाद इसके किसके पास पहुंच गई है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गई है। याद रखें ये सारी की सारी चीजें किस में एम्बेडेड है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, राइट। इसके बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं तो आप लोगों को नजर आती है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन, जिसे हमने कल के नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लुक एट दिस, इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास लाई कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिल्कुल विसिनिटी में, हमसायगी में, विसिनिटी का मतलब हमसायगी साथ नजर आ रहा है आप लोगों को कौन सा मॉलिक्यूल, डेफिनेटली PQ प्लास्टोक्विनोन। और ये जो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन है इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम हमारे पास क्या था, साइटोक्रोम B6। और जो साइटोक्रोम B6 है अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, प्लास्टोसायनिन। अब जरा देखें कि जब जितना एनर्जी मैंने इसको लो लेवल से हाई लेवल में रेस करने में भरी थी वो एनर्जी अब यहाँ पे लूज हो रही है, लुक एट दिस, इट इज लूजिंग एनर्जी। और जो एनर्जी लूज हुई ये हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ATP। कल का लेक्चर याद करें, राइट। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा था, कहाँ पहुंच गया, फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच गया। फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर पहले हुआ था लेकिन सीक्वेंस में बाद में आता है। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है अब ये वही काम कर रहा है जो शुएब अख्तर ने किया था, सेम जैसे कल एग्जांपल दीजिए ब्रेटली है। नाउ द बॉल इज इन हैंड्स ऑफ ब्रेटली एंड ब्रेटली इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, इट इज एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने के बाद अब ये फिर बॉल को पिच कर रहा है, राइट। तो उसने बॉल को पिच किया तो जाहिर है उसकी केई बहुत बढ़ चुकी थी। इसको कैच कौन करे, एक्सेप्ट कौन करे, जाहिर है एंड अदर व्हाट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद लुक एट दिस, यहाँ पे फिर एक छोटी सी और चेन चल रही है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके एडिशन में क्या प्रेजेंट है, फेरेडॉक्सिन। अब जरा आप बातों को गौर से देखिए, मैंने कल आपसे बात की थी कि 2 चांसेस है कि फेरेडॉक्सिन या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे NAD को, अगर अपने इलेक्ट्रॉन उसने NADP को दे दिए तो ये कहलाएगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस जो मैंने कल डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, कि अब फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन NAD को नहीं दे रहा बल्कि उसने अपनी हैंडेडनेस को चेंज कर लिया। मैंने कल आपको सब्जी वाला डिस्कस भी किया था कि अब ये इलेक्ट्रॉन
NAD को नहीं दे रहा, NADP को नहीं दे रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन ऑफ साइटोक्रोम को दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से बार बार साइटोक्रोम B6 के पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में घूमते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो बार बार सेम इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट ATP, तो इसे हम बोलते हैं व्हाट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो हमने कल पहले डिस्कस किया था कि अगर NAD के पास चला गया तो NADP के पास अगर चला गया तो NADP के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिवली चार्ज NADP के साथ अफिनिटी डेवलप कर चुका है, या हो सकती है किसकी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली दे विल गिव राइज टू हाइड्रोजन एटम, और जब ये वाले हाइड्रोजन एटम्स NADP के साथ मिलेंगे तो NADP क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये है कुछ बात जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, राइट। अब हम अगली बात को लेकर चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपकी बुक के इसी पेज पे प्रेजेंट है। लुक एट दिस। अब दोबारा से हम फोकस कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर किस चीज को, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को। इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के एक बाहर वाली जगह है, इसे हम क्या बोलते हैं, जाहिर है स्ट्रोमा, और एक इसके अंदर वाली जगह है, डेफिनेटली इट इज द ग्रेनम्स व्हाट मैट्रिक्स स्पेस कैविटी, राइट। एक जगह इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर है और क्या इस मेम्ब्रेन के बाहर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो, राइट, यानी कि फोल्डेड इनवर्ड और आउटवर्ड, वट एवर द केस मे बी, इसके जो अंदर का लूमन है, राइट, वो कहाँ लोकेट कर रहा है, डेफिनेटली ग्रेनम के अंदर, और इसके जो बाहर वाला एरिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर, राइट। अब आपने जरा बात को गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ग्रेनम ही वो जगह है कि जहां पे हम लोगों ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराई थी, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ था, प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन आयंस है, चूंकि वो कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, इनसाइड, जाहिर है वो इनसाइड ज्यादा है, बिकॉज कांस्टेंट splitting of water molecules is basically accumulating or gathering what proton ion inside. जब प्रोटॉन आयंस इनसाइड ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, राइट। क्या क्रिएट होगा, ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और उसके रिजल्ट में इनसाइड प्रोटॉन्स आयंस का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब क्या करें हम लोग, क्या इसको यही पे रहने दें? तो नेचर ने इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है उस प्रोसेस के लिए जिसे हम नाम देते हैं व्हाट, फॉस्फोरिलेशन। यानी कि हमने ये बात कही थी, आपको याद होगा कि सिंपल, जब इलेक्ट्रॉन PQ से साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइडिन के पास आते तो ATP बनती है, मगर ATP बनती कैसे, उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है केमियो ऑस्मोसिस। अब सवाल ये कि मैं इसे केमियो और ऑस्मोसिस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कि यू नो प्रोटॉन्स आर इन अ सर्टेन केमिकल, तो ये जो कि केमिकल्स हैं ये मूव करते हैं हमेशा from origin of higher concentration to lower concentration, where is its concentration is higher, so ज़ाहिर inside granum, where its concentration is low, outside the granum means in the stroma। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं अब ये मूव करेंगे from the granum towards the stroma। अब जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो नेचर ने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करवाया, और वो प्रोसेस क्या है कि हमने ADP के साथ PI को जोड़ा। जब मैं ADP के साथ PI को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ATP। अब एक क्या हमारे सेल में कोई ऐसा रिएक्शन है जो विदाउट एंजाइम हो सकता हो, तो आंसर इज नो। तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसका नाम क्या है मेरे पास, एंजाइम, एंड दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज ATP सिंथेटेज। और ये जो मेरे पास ATP सिंथेटेज है ये एनर्जी लेता है प्रोटॉन के पास होने से, काम क्या करता है, ADP और PI को जोड़ के क्या बना देता है, ATP। तो जब 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 हमारे क्लोरोफिल के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो साथ साथ ही वाटर ब्रेक होगा, उससे हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये वाले प्रोटॉन्स जब केमियो ऑस्मोसिस के थ्रू ATP सिंथेटेज में से पास होंगे तो ATP बनेगी। अगली बात, इलेक्ट्रॉन किस पाथ से गुजरेंगे, दे विल मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये फिर दोनों अल्टीमेटली कंबाइन हो जाएंगे ऑन द एक्सटीरियर सरफेस बाहर, और इवेंचुअली क्या बनाएंगे, NADPH2। सो ये दो प्रोडक्ट्स हैं
जो मेरे लाइट रिएक्शन का क्या है, गेन है। तो मैंने क्या गेन किया स्टूडेंट्स, नंबर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस हुए इनसाइड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, NADPH जो प्रोड्यूस हुए आउटसाइड। तो यही है बेसिकली प्रोसेस ऑफ व्हाट, केमियोस्मोसिस। इसकी फर्दर डिटेल को हम बोर्ड पर अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डिस्कस करके आए हैं, दोबारा से रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट को। तो हमने ये बोला था कि ये मेरे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ग्रेनम, दीज आर ग्रेनम, और इनकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इस पर्टिकुलर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। जैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये वाली चांस भी हो सकता है कि ये अंदर से कनेक्टेड हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका जो मेन फोकस है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसकी दो सरफेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, बिकॉज कि आप लोग पढ़ के आए हैं व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पता है कि हमारे पास इस तरह की बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड थी और उसके अंदर एम्बेडेड होती है डिफरेंट किस्म की चीज़ें, राइट। अब हमारा फोकस किस बात के ऊपर है कि केमियोस्मोसिस कैसे हो रही है। तो मैंने आपसे ही जिक्र किया था स्टूडेंट्स अभी कि हम बेसिकली वाटर को, चलिए हम एक पर्टिकुलर ग्रेनम को बड़ा कर लेते हैं। जब मैंने इसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर लिया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या नज़र आया कि इस पर्टिकुलर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की दो सरफेसेस हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स नहीं हैं, ये मेम्ब्रेन एक ही है, इसकी दो सरफेसेस हैं, एक इनर और एक आउटर। अब ये जो मेरे पास इनर सरफेस है स्टूडेंट्स, ये कहाँ खुल रही है, टूवर्ड्स द लूमन ऑफ व्हाट, ग्रेनम। और ये जो बाहर वाली सरफेस है ये किस में ओपन हो रही है स्टूडेंट्स, जाहिर है स्ट्रोमा में, ये हमने डिस्कस किया था अभी। और इसके बाहर ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो नेवर कंफ्यूज दीज थिंग्स टुगेदर कि ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं है, ये आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और फिर उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, और ये भी आपने याद रखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन थी, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन नंबर 1, मेम्ब्रेन नंबर 2। ये बात हो रही है किस चीज़ की, क्लोरोप्लास्ट की। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेनम की। तो ग्रेनम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब मैं उस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के दो सरफेसेस की बात कर रहा हूँ, एक ऊपर वाली सरफेस और एक अंदर वाली सरफेस, राइट। इस अंदर वाली सरफेस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। जब मैं वाटर को ब्रेक डाउन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, जब सनलाइट आके इस पे फॉल होगी स्टूडेंट्स, तो उसके रिजल्ट में क्या क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, तीन चीजें। वन ऑफ देम इज H+, यानी कि प्रोटॉन्स, नंबर और हाइड्रोजन आयंस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ O2, राइट। और अगर मैं यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर दूं तो जाहिर है अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, 4 ही प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल कर दूं तो 4 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जाहिर है मेरे पास एक कंप्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से मूव करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको याद है हमने जी स्कीम ड्रॉ की थी यहाँ पे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जी स्कीम के थ्रू मीन फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फोटोसिस्टम 1 में आ जाएंगे, और फोटोसिस्टम 1 से आने के बाद दे विल सेंड टू द अनदर व्हाट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर या तो वो मूव करेंगे नॉन साइक्लिक वे में और या फिर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में क्या जनरेट करवाएंगे, ज़ाहिर है एटीपी। तो ये तो मूवमेंट हुई कि स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं या जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं, इसका क्या बनेगा, ये वाले हाइड्रोजन आयंस जो कि इस वक्त अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में हैं और स्ट्रोमा में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हैं, ये अब इस पर्टिकुलर
डिवाइस में से गुजरेंगे, जैसे कि आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है, इस पर्टिकुलर चैनल में से गुजरेंगे, और जब यहाँ से गुजरेंगे स्टूडेंट्स तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और ये इस कोर्स में, इस सफ़र में क्या करवाएंगे, आपको याद है हमने क्या बोला था कि ADP और PI को बनवाएंगे, राइट। और ADP PI जब इसमें से गुजरेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ATP बना स्टूडेंट्स, और प्लस हमारे पास क्या बात हुई कि जाहिर है ये वाले हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल गए। अब ये वाले हाइड्रोजन आयन जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, नाउ दे विल बी सेंट ओवर हियर, आपको याद है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास NADP। कैसा NADP स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इनके पास वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस नेगेटिवली चार्ज NADP के पास जब ये वाले हाइड्रोजन पहुंचेंगे तो ये वाले हाइड्रोजन आयंस इसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे, NADPH2 में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है वो भी विदाउट लॉजिक नहीं है, उससे बेसिकली हम लोगों ने एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनवाना है, दैट इज कॉल्ड एज NADP रिड्यूस्ड। और मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब हम NADPH2 प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में बेसिकली हम 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। So NADPH2 is a basically high energy molecule, and this ATP is basically a low energy molecule, but definitely ready to give energy to another molecule. तो इस वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये वाला प्रोसेस हो रहा है, इसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स केमियोस्मोसिस। अगर आप थोड़ी सी और अच्छी बुक पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे विसिनिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फिर इन पर्टिकुलर आयंस को फर्दर बेटर वे में यूज किया जा सकता है। इसको कौन इंपोर्ट करेगा ताकि अंदर हाइड्रोजन पोटेंशियल मजीद बढ़ सकता हो, तो आंसर है यहाँ पे प्रेजेंट एक साइटोक्रोम जिसका नाम था साइटोक्रोम B6। अब ये वाला साइटोक्रोम B6 इन एक्सेसिवली एक्यूमुलेटेड प्रोटॉन्स आयन को भी इनफ्लक्स कर सकता है, अंदर भेज सकता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे तो प्रोटॉन मूव करके इनवर्ड, जब प्रोटॉन यहाँ से इनवर्ड मूव करेंगे तो जाहिर है फर्दर केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज, और जब वो ज़्यादा यहाँ से बाहर मूव करेंगे तो जाहिर है ज़्यादा ATP बनेगी। इस तरीके से ATP की फॉर्मेशन और NADPH2 की फॉर्मेशन एक कपल्ड रिएक्शन है, ये साइड बाय साइड चलते रहते हैं, और नेचर की क्वांटिटी कंट्रोल करती है थ्रू डेफिनेटली इंटरनल सेल सिग्नल। लेकिन एनी हाउ जिस प्रोसेस से हम लोगों ने ATP बनाई है, चाहे वो साइक्लिक वे था या नॉन साइक्लिक वे था, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमियोस्मोसिस। तो ये थी डिटेल जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना था रिगार्डिंग केमियोस्मोसिस। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केमी इसलिए कि ज़रा यहाँ पे केमिकल 20 प्रोटॉन आयंस मूव कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, और नंबर 2 ये मैंने रीज़न दे रहा हूँ इसकी, एक तो इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, और नंबर 2 जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड टॉपिक, और अगले लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, और यू नो वेरी वेल कि हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ लाइट फ्रिक्शन, एंड वी न्यू द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फ्रिक्शन। One of them was ATP and other was NADPH2, that is reduced NADP. And you know these are the basically what chemical energies, and today we want to understand how to convert, how to use this particular energy to synthesize glucose. And you know very well हमने बहुत बार डिस्कस पहले किया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, राइट। आइए हम इस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की सारे के सारे फीचर को स्टडी करने के लिए मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डार्क रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की अकरेंस कहाँ है। बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ आप लोगों से, लेकिन चूंकि मेरे फ्राइज में शामिल है कि मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेके चलूँ, तो आपको याद है कि ये मैंने ड्रॉ किया था व्हाट,
क्लोरोप्लास्ट, और इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थे ये ग्रीन कलर के स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, और हमने इसे नाम दिया था व्हाट, ग्रेनम। और इस पर्टिकुलर ग्रेनम के आउटसाइड दिस होल चेम्बर और कैविटी वाज स्ट्रोमा. दिस पर्टिकुलर थिंग वाज ग्रेनम and the space outside was basically stroma. And you know very well कि all sort of activities regarding dark reaction, they take place in the granum, right? And today our focus will be the stroma, means the cavity that surrounds whole granum, right? अब हम स्ट्रोमा में सारी एक्टिविटी स्टडी करेंगे, तो हमने ये पहला पॉइंट पढ़ लिया है कि ये वाला रिएक्शन बेसिकली कहाँ होता है, तो आंसर है स्ट्रोमा में. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस कि क्या ये जो नाम है डार्क रिएक्शन, ये नाम भी सही है या नहीं, राइट? तो पहली बात तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि मत सोचे, नेवर कंसिडर कि रिएक्शन सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है. मैंने आपसे बोला था कि चाहे आप लोगों का लाइट रिएक्शन हो, राइट, और या फिर हो डार्क रिएक्शंस, राइट, ये दोनों के दोनों चीजें होती रहती हैं इन पैरेलल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. रोशनी की मौजूदगी में ये दोनों रिएक्शन होते रहते हैं, राइट. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारी बैटरीज चार्ज होती रहती हैं, और उनके रिजल्ट में एटीपी भी प्रोड्यूस होता है और NADP व्हाट रिड्यूस्ड भी प्रोड्यूस्ड होता है, राइट. और ये वाली दोनों चीजें क्या है, केमिकल एनर्जी. और अगर ये ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज्यादा बन जाए, और जो कि बनती हैं, तो फिर सनसेट के बाद भी ये रिएक्शन चलता रहता है. तो चूंकि ये वाला रिएक्शन सनसेट के बाद भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं. अदरवाइज इट इज अ वेरी सिली अप्रोच टू कॉल इट अ डार्क रिएक्शन. याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि इस डार्क रिएक्शन हम इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये सनसेट के बाद भी हो सकता है. देखिए मैंने कितनी फोकस करके जोर लगा के आप लोगों ने टर्म बोली है, भी हो सकता है, राइट. अब एक बात और लिखते हैं, आप लोगों की एक टर्म और इस्तेमाल करती है, वो टर्म क्या है स्टूडेंट्स, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. अब जरा बात इसको भी जरा गौर से सुनिए आप लोग, ये भी एक इंतहाई सिली टर्म, सॉरी टू से मैं बाबा ये टर्म यूज करूं, लेकिन ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सी बात है. मैंने लिखा है वहां पे कि नेम के अंदर लॉजिकली ये बात ठीक है नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होती है, बिकॉज कि जो डार्क रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली वो डिपेंड कर रहा है एटीपी पर और NADP पर, राइट. अब अगर लाइट ही नहीं होगी तो बताएं क्या एटीपी बनेगा और क्या NADP रिड्यूस होगा, तो आंसर इज नो. तो इस लिहाज से भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना इज अ फैलेसी, मींस एक गलत चीज है. लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं डार्क रिएक्शन की बजाय इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से पुकारूं. वो क्या नाम है, तुम्हारा वाली बात है, आंसर इज केल्विन साइकिल. मैं इसे केल्विन साइकिल कहना प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू द यूजिंग टर्म व्हाट, डार्क रिएक्शन, राइट. अगली बात ये है स्टूडेंट्स कि चूंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हम मूव कर गए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, मीन नाउ वी वांट टू डिस्कस द स्टेप्स. तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक स्टेप नहीं है बल्कि बहुत सारे स्टेप्स. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे स्टेप्स एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं, लिहाजा हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. और आपको पता है कि साइकिल कंप्लीट तब होगा कि जब मैंने किसी भी चीज को एक खास पॉइंट से शुरू किया तो उसे वापस लाकर उसी पॉइंट पे छोड़ दूं, कि हर एक एथलीट उस पर्टिकुलर बार को अगले एथलीट के हाथ पे देगा तो ही रनिंग स्टार्ट करेगा. सेम इज अ केस हियर. साइक्लिक प्रोसेस में एवरी प्रोडक्ट
इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि जब सारा रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगले साइकिल का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा यही बात अपने माइंड में रखनी है कि एवरी प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरी प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और ये काम हमेशा साइक्लिक वे में चलता ही रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स। अब अगली बात ये स्टूडेंट्स वो कि इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या मैंने बोला था, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट स्टेप। और ये साइकिल, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस को किसने, कब और कैसे डिस्कवर किया। तो आंसर इज, इसके डिस्कवर करने वाले के नाम था स्टूडेंट्स मेल्विन कैल्विन। मेल्विन एंड कैल्विन, रिमेंबर दीज आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट्स working independently in two different labs, but the major contribution was from Kelvin. Therefore, we love to say it as Kelvin cycle. अब ये जो Kelvin था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्टूडेंट था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का। He was basically student of मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। और इस पर्टिकुलर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उस वक्त की एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था ये, और उस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम था क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पर्टिकुलर टेक्निक में वो क्या करता स्टूडेंट्स, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर मास एक पेपर के ऊपर सेपरेट करता, फिर उनको आइसोलेट करता और फर्दर उसके ऊपर रिसर्च करता, राइट। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, आई एम टॉकिंग अबाउट केल्विन, ही वाज बेसिकली यूजिंग एन ऑर्गेनिज्म, एंड यू नो, आपने पढ़ा हुआ है इसको, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कि दैट वेरी ऑर्गेनिज्म वाज क्लोरेला। एंड आई थिंक अगर आपकी याददाश्त काम कर रही है तो आपको ये बात बिल्कुल याद है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लोरेला, राइट, ये बेसिकली क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, राइट। और ये जो यूनिसेलुलर एल्गी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता, इसको फीड एंड टेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू उसने इसको गुजारा। अब इसमें आपने बात को जरा गौर से सुनना है, वो फीड करता इस पर्टिकुलर एल्गी को किसके साथ, रेडियो एक्टिव कार्बन के साथ। कैसे फीड करता स्टूडेंट्स, वो फीड करता विद रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन। और ये जो मेरे पास रेडियो एक्टिव कार्बन थी, यू नो नॉर्मल कार्बन क्या होती है, C12, और ये जो मेरे पास थी ये क्या थी, C14। अब इस C14 के साथ बनने वाली CO2 डेफिनेटली ये क्या होती, ये भी क्या हो जाती, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को देता इस एल्गी को, और फिर ये वाली एल्गी उस पर्टिकुलर CO2 को क्या करती, फिक्स, राइट। अब जरा बात को आपने मजीद गौर से सुनना है। हम लोग करते क्या, मीन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर प्लांट को जो ही CO2 दी, उसके डिफरेंट इंटरवल्स पे उसने इस पर्टिकुलर एल्गी में से कुछ सेल को लिया और फौरी तौर पे बॉइलिंग एथेनॉल में या मेथनॉल में डाल दिया, राइट। आपने बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैंने दो टर्म्स यूज की हैं। मैंने टर्म यूज की है कि वो क्या करता है, इसको जो ही उसने फीड किया उसके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर इस पर्टिकुलर क्लोरेला के कुछ सेल निकाले और उसे बॉइलिंग, और उसे क्या किया स्टूडेंट्स, बॉइलिंग मेथनॉल में डाल दी। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दो रिजल्ट हुए। नंबर वन, चूंकि ये बॉइलिंग थी तो हाई टेम्परेचर पे इस क्लोरेला के जितने एंजाइम्स थे फौरन डिनेचर हो गए और रिएक्शन देयर एंड देन स्टॉप हो गया। नंबर टू, मेथनॉल आपको पता है कि बड़ा सीवियर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और उसकी वजह से जो रिएक्शन थे वो और जल्दी से स्टॉप हो गए। इट मीन कि ये देयर एंड देन फ्रीजिंग मेथड भी हुआ कि जहां रिएक्शन था वहीं पे रुक गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का मतलब जमाना नहीं है, रोकना है, राइट। तो ये फौरी तौर पे वहां जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टॉप हो गया और उसमें से कंपाउंड्स को आइसोलेट किया
और उसको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में अब तक ये टॉपिक पढ़ लिया होगा क्रोमेटोग्राफी, और उस क्रोमेटोग्राफी में उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। राइट, तो ये था वो मेथड, ये थी वो टेक्निक जो बेसिकली इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट केल्विन ने इस्तेमाल की। अब इस पर्टिकुलर टेक्निक के रिजल्ट में जो सबसे पहला कंपाउंड उसके पास ऑब्टेन हुआ, इट वाज बेसिकली अ 3 कार्बन कंपाउंड। इट वाज बेसिकली अ 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। और इस 3 कार्बन कंपाउंड के ऑब्टेन होने का मेरे पास क्या मतलब था भाई? एक रफ और बहुत लॉजिकल सा गेस तो ये हो सकता था कि भाई एक CO2 उसके एनवायरमेंट से मिल रही है, तो जाहिर है 2 कार्बन कंपाउंड पहले से वहां मौजूद होगा। लुक एट दिस, समथिंग लाइक इट, कि ये मेरे पास एक कार्बन है, ये मेरे पास एक दूसरी कार्बन, यहां पे ऑलरेडी 2 कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, और ये वाली CO2 इसको कहा, ये वाली कार्बन इसको कहां मिली है अब? तो हमारा पहला परसेप्शन ये था कि इस पर्टिकुलर मेल्विन केल्विन का एंड प्रोडक्ट वो बेसिकली क्या है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, या ये कह लें कि CO2 का एक्सेप्टर एक 2 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये चीज बाद में गलत साबित हुई कि जब उसे डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया तो पता चला कि बेसिकली मेल्विन केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट मींस नेक्स्ट साइकिल का प्राइमरी रिएक्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट साइकिल का एंड प्रोडक्ट और अगले साइकिल का रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट, वो बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड था। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन कंपाउंड था जो एक्सेप्ट करता था उस CO2 को जो हम इसको प्रोवाइड करते थे, मींस रेडियोएक्टिव CO2। बाद में ये ना पता चला कि एक 5 कार्बन शुगर है दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट द CO2, और हम लोगों ने इसका नाम रखा क्या, राइबुलोज, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और हम इसे एब्रीवेट करते थे ऐसे RUBP। रिमेंबर, यू मस्ट राइट दिस U in lowercase letter, RUBP. So this RUBP is basically a 5 carbon compound and it is provided with the 2 phosphates. Wherever we say कि ये एक 2 phosphate है, इसका मतलब है कि एक phosphate कहीं यहाँ लगी हुई थी और एक phosphate कहीं यहाँ लगी हुई थी, तो it was RUBP, ribulose biphosphate, that has the ability to welcome the CO2 from the surrounding and transform itself into a 6 carbon compound. You got the point, my dear students? Now अब हम देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइकिल बना वो क्या है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी बड़ी एफर्ट के बाद ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोर्स इस साइक्लिक प्रोसेस को, और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने ये 3 डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई आप लोगों के लिए, जो रिफ्लेक्ट करती हैं, ये बताती हैं कि ये पर्टिकुलर साइकिल अगरचे बहुत से स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन आप लोगों के इस लेवल पे हमने इसके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्क्राइब कर। आए हम उन तीनों स्टेप्स के सबसे पहले नाम लिखते हैं। ये जो मेरे पास सबसे पहली फेज है जो सबसे टॉप पर है, इसे हम लोग बोलते हैं CO2 फिक्सेशन फेज, CO2 फिक्सेशन फेज, यानी कि यहां पे हम CO2 को फिक्स करेंगे, राइट। और उसके बाद जो मेरे पास स्टेप नंबर 2 आता है, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम रिडक्शन करते हैं। सो स्टेप नंबर 2 इज रिडक्शन फेज, राइट। स्टेप नंबर 2 इज बेसिकली अ रिडक्शन फेज। और जो मेरे पास स्टेप नंबर 3 है, it is called as regeneration phase. Step number 3 is regeneration phase. Right? तो ये टोटल मेरे पास 3 फेजेस हो गए। अब
सबसे पहली बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि CO2 फिक्सेशन से क्या मुराद है। डिस्कस किए मैंने आप लोगों के साथ पहले, आई नो, बट आई वांट टू रिवाइज इट टू हैमर द सेम टर्म इन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और CO2 फिक्सेशन से मुराद मेरे पास ये है कि ये CO2 एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब ये वाला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाएगा तो हम इसे बोलेंगे कि CO2 फिक्सेशन हो रही है। अभी हमने प्रीवियस कॉलम में ये बात अंडरस्टैंड की कि इस पर्टिकुलर साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मिंग समवेयर हियर, इस स्टेप की बात करूं, यहां जो बन रहा है ऑलमोस्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, RUBP, RUB एंड P। और लिखा था मैंने कि नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट और राइबोलोज बाइफॉस्फेट, एक ही टर्म। अगर मैं इस RUBP को देखूं तो मैं लास्ट टाइम उसे डिस्क्राइब किया था कि ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। लुक एट दिस, अगर मैं इस कार्बन को एक बॉल से प्रेजेंट करूं तो यहाँ पे टोटल कितने बॉल्स हैं स्टूडेंट्स, 5, राइट। और इन पर्टिकुलर 5 बॉल्स के दोनों एंड्स पे क्या अटैच है, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहाँ अटैच है और एक फॉस्फेट यहाँ अटैच है। इस पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस का नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बाय, चलिए बाय ही याद रखिए, बुक में आपके बाय लिखा हुआ है, तो बाय फॉस्फेट, तो राइबोलोज बाय फॉस्फेट, RUBP। ये जो RUBP है ये रेडी है वेलकम करने के लिए उस पर्टिकुलर CO2 को जो हमारे स्टोमेटा के थ्रू, हमारी एयर चेंबर्स के थ्रू मेरे कहाँ आई थी, पैलिसेड मेसोफिल सेल में या स्पंजी मेसोफिल सेल्स में, कहाँ, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, स्ट्रोमा में। इट इज इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। तो जो ही ये वाली CO2 स्ट्रोमा के अंदर मतलब ज्वाइन करेगी, एंटर होगी, पेनिट्रेट करेगी, तो उसको वेलकम करेगा ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। और इसको वेलकम करने के साथ ही ये वाला कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट्स, CO2 जो ही इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा तो यहां प्रोड्यूस होगा एक 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5, रिमेंबर यहां फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहां भी क्या लगा हुआ था, मेरे पास एक फॉस्फेट और उसके साथ आके जुड़ गई वो वाली CO2 जो सराउंडिंग में से आ रही थी, और ये बन जाएगा मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। याद रखना है स्टूडेंट्स के एक 6 कार्बन कंपाउंड बना है और इसके साथ 2 हाई एनर्जी एटम्स अटैच है, मॉलिक्यूल्स अटैच है, सॉरी, इसका नाम क्या है, फॉस्फेट। यू नो कि जिस मॉलिक्यूल के साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा उसकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये वाला RUBP तो पहले ही काफी अनस्टेबल था क्योंकि इसके साथ क्या लगे हुए थे, 2 फॉस्फेट लगे हुए थे, लेकिन जो ही इसके साथ एक और CO2 अटैच हुई तो इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्या हो गया स्टूडेंट, हमारी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन वो बात अलग है कि हमने इसको अब डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो ही ये इंटरमीडिएट बनता है तो समझ लें कि बनने के फौरन बाद ही ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्लीव हो जाता है या टूट जाता है, राइट। और उसके रिजल्ट में मेरे पास प्रोड्यूस होते हैं 1 2 3 एंड देन 1 2 एंड 3, यानी कि अब ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम वाले 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि इसके इधर फॉस्फेट अटैच था और अब इसके इधर फॉस्फेट अटैच है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जो सबसे पहला कंपाउंड हमने डिस्कवर किया था वो यही था, that 3 carbon compound was basically PGA, right? अब what is meant by the term PGA? It stands for phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric
एसिड। और ये जो मेरे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके बनते ही हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो फेज है वो क्या जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। अगले स्टेप हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हमने इसमें दो चीजें करनी। नंबर 1 इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों के साथ अब फॉस्फेट अटैच करने वाले हैं, समथिंग लाइक इट। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये मेरे पास एक कंपाउंड था और ये मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड था। कितने कार्बन वाला स्टूडेंट्स, 3 कार्बन वाला। देखिए आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। 3 कार्बन कंपाउंड, एक ये बना था वो मैंने यहां लिखा है, एक ये बना था वो मैंने यहां लिखा है, राइट। इसके यहां अटैच था फॉस्फेट और इसके यहां था क्या, अटैच फॉस्फेट। अब इन दोनों के ऊपर आके ऑपोजिट एंड्स पर अटैच हो जाएंगे क्या, फॉस्फेट्स, राइट। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक। इसका क्या मतलब है कि एक फॉस्फेट यहां अटैच था ऑलरेडी, एक नया हो गया, एक यहां पे ऑलरेडी अटैच था और एक और हो गया। अब ये एक ऐसा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है जिसके दोनों एंड पे फॉस्फेट अटैच हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर फॉस्फेट का कोई ना कोई सोर्स होगा। मीन टू से कि हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये वाली फॉस्फेट और ये वाली फॉस्फेट कहां से आई है, तो आंसर इज लाइट रिएक्शन से। यानी कि ये वही एटीपी थी जो कहां से आई थी, लाइट रिएक्शन से। उसने अपनी फॉस्फेट यहां दी और देने के बाद ये दोबारा से एडीपी में कन्वर्ट हो गई और अब यही वाली एडीपी दोबारा कहां चली जाएगी, ग्रेनम के पास, टू फेच अनदर फॉस्फेट, राइट। समझिए, टू फेच another packet of energy to carry out the same process, right। तो आप इमेजिन करें कि अगर एटीपी ना बन रही होती तो ये रिएक्शन हो सकता था, तो आंसर इज नो। देयरफॉर इट इज यूजलेस टू कॉल इट एज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब आपको समझ आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि इस एटीपी का सोर्स क्या है, लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एनर्जी कहां से आई है, लाइट रिएक्शन से आई है, राइट। इस बीपीजीए को हम मॉडर्न लैंग्वेज में एक नाम और देते हैं, क्या, कि पीजीएपी। यानी कि चाहे आप लोग इसे बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दें या वही बात है फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेट एक ही बात, नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये जो मेरे पास पीजीएपी है, इट विल अंडरगो व्हाट, रिडक्शन, ठीक है। और जब हम इसकी रिडक्शन करना चाहेंगे तो जाहिर है मुझे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कहां से आ रहा है स्टूडेंट्स, जाहिर है लाइट रिएक्शन से। मीन टू से NADPH2 साहब यहां पर आएंगे, वो हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो जाहिर है ये ये PGAP अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसके रिजल्ट में ये वाला रिड्यूस्ड NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाली NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ हम लिखते हैं वर्ड ऑक्सीडाइज्ड, राइट। उसके रिजल्ट में ये जो मेरे पास PGAP है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, PGALP में, राइट। यानी कि ये मेरे पास सेम कंपाउंड है, लेकिन अब ये किसी एसिड से किसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, राइट। या आप इसे कह सकते थे बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, राइट। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट द एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो चूंकि वो हमारे इस वक्त इस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर है तो मैं इसको एज सच ड्रॉ कर देता हूं जैसे कि मैंने इसको पहले ड्रॉ किया था। सिर्फ आपने याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि ये अब एसिड नहीं रहा, ये एक प्रॉपर क्या बन गया है, एल्डिहाइड, राइट। तो ये जो काम था ये कहलाता है व्हाट, रिडक्शन। तो ये वाली फेज था कहलाई मेरे पास रिडक्शन फेज। अब रिडक्शन फेज के बाद हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, बात को गौर से सुनिएगा, वो ये कि अब मैंने
इस पर्टिकुलर 6 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट कर देना है किस में, अगेन एक 5 कार्बन कंपाउंड में, तभी तो ये मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड एक 5 कार्बन कंपाउंड बन के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RuBP में, और रेडी होगा टू एक्सेप्ट व्हाट, CO2। लेकिन अब जरा बात को गौर से सुनिए कि अगर इस 6 कार्बन कंपाउंड में से 5 कार्बन कंपाउंड आगे चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ यहां से एक कार्बन कंपाउंड ही बाहर आ सकता है, सिर्फ एक कार्बन वाला कंपाउंड। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स कि ये वाले कंपाउंड, ये वाले जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये जमा करते रहते हैं कितनी दफा, 3 दफा। मीन टू से, अब आपने माइंड में क्या रखना है कि एक ही वक्त में 3 RuBP यहां से चलते हैं, एक ही वक्त में 3 RuBP यहां से चलते हैं, और वो एक ही वक्त में 3 CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट में मेरे पास ये 3 कार्बन कंपाउंड, सॉरी ये 6 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, 3 × 3, राइट। अब जरा बात को गौर से सुनिए, यहां से चले 15 कार्बन एटम्स, 5 3s are what, 15, 3 कार्बन एटम यहां से आ गए, तो 15 + 3 कितने हो गए, 18। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, 18 हो गया मेरे पास। अब ये जो 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब इस तरह के 3 मॉलिक्यूल में सेपरेट हुए, तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास कि मेरे पास अब 3 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, 6। 3 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, 6। यानी कि अब यहां पे मेरे पास ये BPGA या PGAP के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए स्टूडेंट्स, 6। ये 6 ब्लैक से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे अब स्टूडेंट्स, जाहिर है कितने, 6। तो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं यहाँ पे PGAL के, राइट। अब देखिए अप्रोचेस देखिए, एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है, बात को गौर से देखिए, एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि एक ही वक्त में 3 यहां से चलेंगे, 3 यहां से चलेंगे, और एक ही वक्त में यहां पे 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, जिनमें से 5 आगे चले जाएंगे और एक 3 कार्बन कंपाउंड मीन एक ट्राइओस, 3 कार्बन कंपाउंड कम आउट ऑफ इट, कम आउट, राइट। और आपको पता है कि जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम हो, हम उसे नाम देते हैं व्हाट, ट्राइओस। तो जो सबसे पहला कंपाउंड इस पर्टिकुलर साइकिल से बाहर आता है, इट इज बेसिकली अ ट्राइओस, राइट। लेकिन बहरहाल बातें दोनों सही हैं, जाहिर है एक वक्त में एक साइकिल तो चल ही रहा है, हजारों साइकिल चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हजारों साइकिल क्या प्रोड्यूस करें, हजारों मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओसेस। लेकिन 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कैम्बल एंड रीस का फॉलोअर है, वो बोलता है कि एक ही टाइम में 3 कार्बन चलते हैं और 3 कार्बन का एक ट्राइओस बाहर निकला। दूसरा ग्रुप कहता है नो, इट इज नॉट ट्रू। ये साइकिल जब 3 दफा चलेगा तो ये वाले 3 कार्बन आपस में एक्यूमुलेट होंगे और यहां से एक ट्राइओस बाहर आएगा। बहरहाल आपके स्कूल ऑफ थॉट है। आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड यहां से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास बच गए स्टूडेंट्स बाकी 15 कार्बन, राइट। हम लोगों ने इन 15 कार्बन का मतलब क्या है, बात गौर से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास 5 कंपाउंड हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने कार्बन एटम वाले, 3 कार्बन एटम वाले। तो जब मेरे पास 3 कार्बन एटम वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, जाहिर है 15। मैंने 5 × 3 को 3 × 5 में कन्वर्ट कर देना है। अब सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, बात को जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2, 3 एंड देन 2 and 3। ये मेरे पास 5 मॉलिक्यूल हैं, कितने कार्बन एटम वाले, 3 कार्बन एटम वाले, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So I want to convert 5 × 3 × 3 × 5, right? ये जिस प्रोसेस में करता हूं, that very phase starts after the production of first triose, and this particular phase is called as regeneration phase.
आपको मुझे बात समझ आ रही है? इसके बारे में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? लुक एट दिस कि पहले ये और ये आपस में मिलेंगे और मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला 6 कार्बन कंपाउंड जब इस वाले 3 से मिलेगा तो मेरे पास एक 9 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अब ये जो 9 कार्बन कंपाउंड बना है उसमें से पहला 5 कार्बन कंपाउंड निकल जाएगा और बाकी बच जाएंगे मेरे पास 4 कार्बन एटम। अब ये वाले 4 कार्बन एटम जब इस पर्टिकुलर 3 से मिलेंगे तो बन जाएगा मेरे पास क्या, एक 7 कार्बन एटम, राइट। अब ये वाला 7 कार्बन एटम फिर सेपरेट होता है इनटू 2, मीन सेकंड 5 कार्बन एटम वो भी यहां जा रहा है समवेयर हियर, और बाकी बच जाएंगे मेरे पास क्या, 2 कार्बन एटम। अब ये वाले 2 कार्बन एटम जब इस वाले 3 कार्बन एटम से मिलेंगे तो बन जाएगा मेरे पास थर्ड व्हाट, कार्बन एटम। और इस तरीके से ये मेरे पास तीसरा 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, राइट। तो पहला 5 कार्बन कंपाउंड ये बना था, दूसरा 5 कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स ये बना है, और तीसरा 5 कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स ये बन गया। इस तरीके से हमने इस 3 कार्बन एटम से जनरेट किए 3-5 कार्बन वाले कंपाउंड्स। Hence we have converted 5 what PgAl molecules into 3 ribulose bisphosphate molecules, right? अब इस सारे रिएक्शन में जो हमने भी यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया कि हमने किस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा, इसके लिए चाहिए एनर्जी, और वो जो एनर्जी है डेफिनेटली उसका सोर्स अगेन मेरे पास क्या है, ATP। तो इस सारे प्रोसेस में भी ATP इस्तेमाल होती है, राइट। तो अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, और थोड़ी सी जगह खाली करने के बाद हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे रिएक्शंस की ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो वी शैल सी यू आफ्टर इरेजिंग सम बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव इरेज्ड द बोर्ड एंड वी हैव प्लेस्ड द इक्वेशन ओवर हियर। और ये सारी इक्वेशन मुझे क्या बता रही कि एक ही वक्त में जो रिएक्टेंट्स मुझे चाहिए हैं वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, एंड देन we have to use 6 NADP, 6 over here, because एक दफ़ा के लिए मुझे एक चाहिए था, जब ये 6 टाइम चलेगा तो मुझे यहाँ पे ये 6 चाहिए हैं, तो 6 NADP चाहिए, और मुझे 9 ATP मॉलिक्यूल चाहिए बिकॉज के 6 ATP यहाँ इस्तेमाल हुए थे और 3 ATP यहाँ इस्तेमाल हुए थे, टोटल मुझे 9 ATP चाहिए। तो जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो रिजल्ट में आई विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट 1 ट्रायोज एंड द प्रोडक्ट्स विल बी डेफिनेटली 9 मॉलिक्यूल ऑफ NADP, राइट, एंड देन 9 molecules of what, definitely ADP plus PI, ADP plus PI, and finally the 3 molecules of what, water। इस तरीके से my dear students हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं, जाहिर है लाइट रिएक्शन, और हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, डेफिनेटली ट्रायोसिस। एंड यू नो वेरी वेल कि जब डिफरेंट ट्रायोसिस दे कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू हेक्सोसिस, and different hexoses can combine together to give rise what disaccharides, and different disaccharides can combine together to give the polysaccharides। तो इस तरीके से मैं उन्हीं मॉलिक्यूल से फिर अमाइनो एसिड्स और फिर उन्हीं मॉलिक्यूल्स में से व्हाट फैटी एसिड भी बना सकता हूँ। सो दिस इज हाउ this particular plant is producing various type of foodstuffs for us। Take very good care of yourself and your great parents, and particularly your time, it is also very important कि आप अपने हर एक लम्हे को, एक मिनट को गौर से पढ़ें और ट्राई टू अचीव योर गोल इन द लाइफ। मे अल्लाह हेल्प यू अलॉट। अल्लाह हाफिज़।